फ़र्ज़ कीजिए किसी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि आप उसके होस्टेज हैं। आपके जान के बदले वो पैसे मांग रहा है। आपको हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि अगर ये पैसे न दिए गए या आपके लिए रकम न चुकाई गई तो आपको मार दिया जाएगा। इसके बावजूद भी क्या आपको उस क्रिमिनल से या उस होस्टेज टेकर से जिसने कि आपको पकड़ के रखा है हमदर्दी हो सकती है? हाँ, ये हो चुका है। स्टॉकहोम यह स्वीडन एक देश है जो कि यूरोप में है, उसकी कैपिटल। यहाँ पर तकरीबन 1973 में एक बैंक रॉबरी हुई। क्रिमिनल्स ने बैंक के अंदर जो भी कस्टमर्स और स्टाफ थे उनको गिरफ्तार कर लिया और डिमांड की कि हमें कुछ पैसा चाहिए। डिमांड को पूरी होने में वक्त लग गया, तकरीबन 12 घंटे। इस बीच क्रिमिनल्स और जो होस्टेज थे उनके बीच बातचीत होती रही और होस्टेजेस को क्रिमिनल्स की जो कहानी थी कि वो किस मजबूरी में इस काम को कर रहे हैं, ये सुनकर उनके दिल में हमदर्दी पैदा हो गई और उन्होंने फिर गवर्नमेंट से, पुलिस से ये अपील की कि इनको सज़ा न दी जाए। आगे चल के तो ये भी हुआ कि उस होस्टेज में से एक लेडी थी, उसने इन्हीं क्रिमिनल्स की एक और बैंक रॉबरी में मदद भी की। ऐसा ही एक किस्सा, लेकिन इसके ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है लीमा सिंड्रोम का, क्योंकि इसे तो स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता था। लीमा स्ट्रोम सिंड्रोम दरअसल पेरू एक देश है जो कि साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर जापानी एम्बेसी थी। इसमें कुछ क्रिमिनल्स एंटर कर गए, सबको गिरफ्तार कर लिया और डिमांड की कि हमें पैसा चाहिए। पैसा आने में वक्त लग गया, उनकी इनसे बातचीत होती रही और जब उन्होंने फिर जापानीज़ एम्बेसी में काम करने वाले जो स्टाफ था उनकी कुछ कहानियाँ सुनी कि वो कितनी तकलीफ़ झेलते हैं, तो उनको उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये दोनों ही जो वाक़ये हैं इनके बारे में ये कहा जाता रहा कि भाई ये तो हैरत अंगेज़ है, ऐसे तो हो नहीं सकता, मगर ऐसा हुआ और कुछ वक्त के बाद ही हुआ। ये मामला है कनाडा का। कनाडियन फिल्म इंडस्ट्री में जैनेट नाम की एक लेडी बॉडी डबल कोऑर्डिनेशन का काम किया करती थी। बॉडी डबल कोऑर्डिनेटर वो होते हैं जो एक्टर्स की जगह उसी की तरह दिखने वाले किसी और को लाकर शूट पूरी कर लिया करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो कई बार ऐसे होता है कि एक एक्टर जिसकी उम्र ज़्यादा हो रही हो और जो तेज़ी से पहाड़ियाँ न चढ़ सकता हो या कार न चला सकता हो या कभी वो अनअवेलेबल हो या फिर कोई ऐसी एक्ट्रेस जो कम कपड़े ना पहनना चाहती हो, ये सारी बातों में बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैनेट इस तरह से बॉडी डबल का काम वहाँ किया करती थी। दरअसल वो ग्रीक थी, ग्रीक कल्चर को माना करती थी। तो ग्रीक कल्चर में बहुत सारे गॉडेज होते हैं, तो उसमें से एक थी निक्स, जिसको कि गॉडेज ऑफ नाइट, रात की देवी कहा जाता है। उसकी एक बेटी हुआ करती थी अपाटे, जो कि माँ की तरह से एकदम ऑर्डिनरी लुक की थी। अब माँ को फिक्र हुई कि बेटी एक तो ऑर्डिनरी लुक की है और ऊपर से मुश्किल ये है कि ये बड़े सिंपल नेचर की है, इनोसेंट है, किसी की बात को मान जाती है, ज़िंदगी कैसे जिएगी। तो उसने सब गॉडेस और गॉड को जाकर कंसल्ट किया, कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि देखिए भाई, इसके लिए आप एक कोई ऐसा पावर दे दीजिए जिससे कि अपने आप को ये बचाए रख सके। खैर सारे गॉड्स ने मिलकर सोचा और ये एक पावर दे दिया कि कुछ वक्त के लिए ये चाहे तो जिस रंग रूप में भी आना चाहेगी ये आ सकती है, यानी कि अपना वेश बदल सकती है। खैर अब अपाटे के बारे में जैसे कि कहा गया कि वो तो बड़े सिंपल नेचर की थी, तो ऐसे में उसको हेरा नाम की एक गॉडेस ने कांटेक्ट किया। ये थी जेउस, जो कि सबसे पावरफुल गॉड थे, उनकी वाइफ। उसने ये शक जाहिर किया कि भी उसके हस्बैंड का अफेयर शायद सैमेटे नाम की एक प्रिंसेस से है। तो अगर किसी तरह से अपाटे उस सैमेटे का वेश लेकर, रंग रूप बदल कर सामने में आ जाए तो हस्बैंड की पोल खुल जाएगी। पोल खुल गई। जेउस साहब का कोर्ट मार्शल हुआ, उनके कुछ पावर्स कम कर दिए गए, लेकिन वो तो सबसे पावरफुल गॉड थे। उनको बड़ा गुस्सा आया, वो अपाटे के पीछे पड़े रहे और अपाटे की ज़िंदगी उन्होंने हैरान परेशान कर डाली थी। कुल मिलाकर अपाटे ग्रीक कल्चर में इस बात का एक सिंबल मानी जाती है कि अगर आप दूसरों की भलाई करने जाते हैं बिना वजह, जिससे कि आपको कोई मतलब नहीं है, तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपके खुद के हाथ जल जाए, उसको एक ट्रेजिक फिगर माना जाता है। बहरहाल ये हुआ कि इस अपाटे की जो कहानी थी या जो भी इसका मामला था, इससे यूरोप के कई देश इंस्पायर हुए और आगे चलकर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो हिटलर
और स्टालिन जो कि रशिया के डिक्टेटर थे, इन दोनों ने ही अपने कई सारे बॉडी डबल तैयार करवाए और इससे कई बार उनकी जान बच गई थी। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया ग्रीक सोसाइटी ने, और फिर उन्होंने जो स्टंट्स या बाकी काम होते थे उनको पूरा करने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया, और फिर वहाँ ग्रीक से ही ये बात आगे चलकर फिर कैनेडियन फिल्म इंडस्ट्री में आई और वहाँ पर ये सब होने लगा। तो बहरहाल जैनेट इस तरह से काम किया करती थी, मैरिड थी, उसके 2 अपने बच्चे भी थे। बॉडी डबल का काम वो करती थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की मदद करती, कई बार पैसे लेती, कई बार पैसे नहीं लेती। लेकिन एक बात वो भूल गई थी कि अगर एपाटे ने इस तरह के काम किए थे तो आज से हज़ारों साल पहले, और इसके बावजूद भी उसकी ज़िंदगी हैरान परेशान बीती थी। लेकिन अब नेचर तो नेचर ही होता है, तो इसकी तो वो आदत गई नहीं, ये मदद करना ही चाहती थी, मदद करती रही। जब इस पर मुसीबत आई, इसकी मदद किसी ने नहीं की। हुआ दरअसल ऐसे था कि उसके हस्बैंड जो काफ़ी खूबसूरत थे और बढ़ती उम्र में भी एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनको कभी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मौका नहीं दिया था। सोच रहे थे कि वाइफ का नाम हो रहा है, बॉडी कोऑर्डिनेशन का काम करती है, डबल बॉडी का, तो कभी ना कभी उनका भी नंबर एक्टर की तरफ से तो लग ही जाएगा, और इसलिए वाइफ के साथ में वो काम करने में लगे रहे। तो जैनेट को एक दिन एक शूट पर जाना था, कुछ अलग तरह का सीन था, लेकिन टाइम पर वो सीन चेंज हो गया। अब वो सीन कुछ ऐसा था कि किसी आदमी को गोली खाकर ज़मीन पे गिरना है। उसके पास उस वक्त और दूसरा कोई था नहीं, हस्बैंड को ही खड़ा कर दिया। गड़बड़ी ये हुई कि पिस्तौल में नकली की जगह असली गोली थी, उन्हें लग गई, नीचे गिरे और मर गए। लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने कहा कि शूटिंग की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने अपने हस्बैंड को खड़ा कर दिया, तो भाई हम क्या करें। उसको पैसे नहीं दिए गए या हर्जाना नहीं दिया गया। जैनेट को इस बात का बड़ा सदमा लगा, हस्बैंड के मरने का। धीरे धीरे करके उसकी सेहत खराब होने लगी और जल्दी ही उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के पहले उसके दोनों बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे। उसकी बेटी, जिसका नाम कि उसने एपाटे ही रखा था गॉडेस के नाम पर, वो तकरीबन उस वक्त कुछ 22 एक साल के आसपास की थी। एपाटे के बारे में और जान लीजिए, मतलब इस लड़की के बारे में, नॉट गॉडेस, इस लड़की के बारे में। तो जब ये पैदा हुई थी तब उन्होंने इसका नाम एपाटे रखा था, लेकिन आगे चलकर ये हुआ कि किसी उनके रिलीजियस फिगर ने उसके कुछ हाथ वगैरह को देखकर, उसका फ्यूचर वगैरह देखकर ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये तो एपाटे की तरह से ही इसका ट्रेजिक एंड होने जा रहा है। बात बहुत जल्दी सामने में आ गई जब पता चला कि एपाटे को ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है और उसको कुछ दवाइयाँ रेगुलर ढंग से लेती रहनी पड़ेगी। अगर वो नहीं लेगी तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। बहरहाल एपाटे बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई थी, उसी तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की मदद करती, काम करती और बड़ी मेहनत करती। अब उसका छोटा भाई, जो उससे 2 साल छोटा था, विलियम, बहन भाई को बहुत प्यार करे। विलियम अपने फादर की तरह से ही हैंडसम था, एक्टर बनना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो एपाटे के साथ ही सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा था। तो इनका काम इस तरह से चलता था। ऐसे में एक दिन एपाटे से मिलने के लिए रॉड्रिक्स आए। ये मिलर इंडस्ट्रीज़ के जनरल मैनेजर थे और ये मिलर इंडस्ट्रीज़ मियामी में थी, जो कि फ्लोरिडा का एक शहर है। तो उन्होंने आकर इनसे कहा कि देखिए, मैंने आपके काम करने के तरीक़ों को देखा है, मेरे पास एक ज़रूरी काम है आपके लिए। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मैं मिलर इंडस्ट्रीज़ का जनरल मैनेजर, लेकिन इसकी मालकिन है लेडी मिलर। लेडी मिलर के हाथ में ये जो मिलर कंपनी है, ये काफ़ी जल्दी आ गई थी। उसकी वजह यह है कि इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनकी पढ़ाई लिखाई सारी यूरोप में हुई, मियामी में या कनाडा में भी इनको कभी किसी ने देखा नहीं, किसी से मिली नहीं। अब यह है कि इनके नाम पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। लेकिन अगर कहीं ये पता चल जाए कि लेडी मिलर नहीं आ सकती है या उनकी मौत हो गई है, जो कि हो गई है यूरोप में एक्सीडेंट से, इस बात को हमने छिपा के रखा है, तो हमारी कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा पैसा हमारा डूब जाएगा। फिर उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाए, फ़ोटोज़ दिखाए, कुछ 1-2 वीडियो क्लिप्स दिखाई एपाटे को। उन्होंने कहा कि देखिए, इसको ख्याल से, गौर से, ये बिल्कुल आप ही की तरह से लगती है, साइड फेस तो बिल्कुल वैसा ही है और आप स्टाइल भी वैसे ही है। आपको इनके बॉडी डबल का काम करना है। मतलब एक बार आप आ जाए मियामी में और हम आपको लेडी मिलर की तरफ से इंट्रोड्यूस करवा दें, तो जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा नहीं निकालेंगे, आप सेफ रहेंगी। क्योंकि एक बार हमारा काम निकल जाए, हम डिक्लेयर कर देंगे कि लेडी मिलर की मौत हो चुकी है, तो आप बच जाएगी। दूसरी बात यह कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ये मैं आपको दे रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं कि ये किस तरह का काम है
और हम आपको किस तरह से ले जा रहे हैं। तो ये आपके डिफेंस के काम में आएगा। अगर कभी कुछ बात बिगड़ जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर आप आसानी से कानून के जद से बाहर आ सकती हैं। उन्होंने कहा ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये कि जो पैसा है इसका कुछ पैसा आपको जब आप मियामी आ जाएंगी तब दिया जाएगा, और बाकी का पैसा 1 महीने के बाद जब आपका काम हो जाएगा तब दिया जाएगा। लेकिन ये सब देने के पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से आपको बॉडी डबल की तरह से ले जाया जाए तो क्या ये काम सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि गड़बड़ी ये है कि वहाँ पर जिन 3 लोगों से आपको मिलवाया जा रहा है, ये मीटिंग बड़ी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है, ये स्टाफ के इम्पॉर्टेंट लोग हैं। अगर इन्हें शक पड़ जाए कि आप लेडी मिलर नहीं हैं तो हमारा मिशन तो शुरू होने के पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। तो भाई आप ये बताइए कि क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए जिससे कि आप लेडी मिलर की तरह से ही लगे। कुछ बोलने के पहले अपार्टे ने अपने भाई विलियम की तरफ देखा, क्योंकि विलियम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करके काम देखा करता था। विलियम ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अपार्टे ने कहना शुरू किया कि देखिए साहब, किन्हीं भी 2 लोगों के चेहरे चाहे एक जैसे हों, फ़र्क तो थोड़ा बहुत होता ही है। इसलिए आपको स्कार्फ, गॉगल्स, हैट ऐसा कुछ यूज़ करके चेहरे को थोड़ा छिपाना पड़ता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, हेयर स्टाइल उसी तरह का हो, कपड़े उसी तरह के पहने हो, बॉडी लैंग्वेज, चलने फिरने का, बैठने का तरीका वगैरह उस तरह का हो। टॉकिंग स्टाइल, क्योंकि ठीक है इनको किसी ने देखा नहीं मगर फ़ोन पे तो सुना होगा, आवाज़ तो नहीं निकाली जा सकती, लेकिन बोलने का जो तरीका होता है, आवाज़ की उतार चढ़ाव होती है, वो सब आपको सीखना पड़ता है। इनके अलावा लाइट अरेंजमेंट, जब आप मीटिंग में बैठते हैं आपके चेहरे पर डायरेक्ट लाइट न पड़े, लाइट आपके पीछे की ओर से आगे आ रहा हो, उससे चेहरा आपका छिप जाता है। तो ये सारी टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। अगर मुझे ठीक से वक्त दिया जाए कुछ 10 या 15 दिनों का वहाँ आने के बाद में, तो मैं इसकी हूबहू कॉपी कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं कि मुझे इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें मुझे बोलना नहीं है, वो लोग बोलेंगे मैं सुनूंगी, ये तो काम आसानी से ये सारी टेक्निक्स के साथ हो सकता है। लेकिन आगे जब मुझे लोगों से मिलना जुलना होगा, उनके सामने जाना होगा, उसकी तैयारी भी करनी होगी, तो उसके मुझे प्रिपरेशन करना होगा। तो बात तय होगी। रॉड्रिक्स ने कहा ठीक, आप वहाँ आ जाइए, उन तीनों से मैं आपको मिला दूँ। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल रही, आपको पैसा मिल जाए, आपको 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, ये क्लिप्स दिए जाएंगे, आपको और जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप तैयारी करते रहिए। उसके बाद हमारी एक फाइनल मीटिंग होगी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से जो काफ़ी पैसा लगाने जा रहा है। अगर आपने वो सक्सेसफुल कर लिया तो हमारा काम पूरा हो गया। आपको आपके बाकी के पैसे दे के वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप अपने भाई के साथ आ जाइएगा और हम अपना काम वहाँ करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके भाई को भी वहाँ आना होगा और हम उसको आपके सेक्रेटरी, मतलब लेडी मिलर के सेक्रेटरी की तरह से वहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, कोई ना कोई पर्सनल सेक्रेटरी तो रहेगा ही। तो आपका भाई आपके बारे में सारा कुछ जानता है, तो इस तरह से ये काम को कर लिया जाएगा। तो खैर उसने इस बात को मान लिया। दोनों भाई बहन वहाँ पर पहुँचे, एक मीटिंग रखी गई, जैसा बताया था ठीक वैसा ही अरेंजमेंट किया गया लाइट्स और बाकी चीज़ों का। वहाँ पर 3 लोग बैठे थे, 2 लेडीज़ थी और एक मेल थे। सबसे पहले एक लेडी खड़ी हो गई, उसने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। उसने कहा मेरा नाम सामंता है, इस कंपनी के साथ मैं पिछले तकरीबन 30 साल से काम करते आ रही हूँ। उसकी उम्र कुछ 55 ईयर्स के आसपास थी। उसने कहा कि वैसे तो बेसिकली मेरा काम अकाउंट देखना और पेपर्स को अरेंज करना या कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक ठाक लगाना, ये सारा कुछ होता है, लेकिन एक और काम भी होता है, वो है रिकॉर्डिंग का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर ही लेन देन की बातचीत हो जाती है, कहते हैं कि भाई इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अब वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने कह दिया, उस हिसाब से हमने तैयारी कर ली, लेकिन अगर बाद में अपनी बात से वो पलट जाए, हम तो डूब ही जाएंगे ना, पैसा तो हमको नहीं मिलेगा, जबकि पैसे का आना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में हम उनको कोर्ट केस उनके ऊपर फाइल कर देते हैं। तो मैं वो रिकॉर्डिंग करके उस तरह से रखती हूँ। ये सब करने के बाद में उसने रॉड्रिक्स की तरफ में बड़ी उम्मीद की नज़रों से देखा। रॉड्रिक्स ने कहा सामंता थोड़ा सब्र करो, करीब 1 महीने के बाद जो तुमने एप्लीकेशन दे रखा है पैसों के लिए, पैसे तुमको मिल जाएंगे। इस वक्त हमारी मजबूरी है, लेडी मिलर अभी आई है, इतने जल्दी तुम्हें पैसा वो नहीं मिल सकता, थोड़ा वक्त के बाद तुम्हें वो मिल जाएगा। खैर बेचारी वो सामंता जिसके चेहरे पे वैसी उदासी थी, खामोश होकर चुपचाप से बैठ गई। उसके बाद दूसरी लेडी खड़ी हुई, मार्गरेट, काफ़ी खूबसूरत थी। उसने कहा कि भाई मेरा काम होता है जो नए हायर्स होते हैं उनको, यानी जिनको हायर किया जाता है स्टाफ के लोगों को, उनको ट्रेन करना, उनका जो रिपोर्टिंग है वो बनाना, उनको फायर करना। इसके अलावा जो बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं या गेस्ट आते हैं या और विजिटर्स आते हैं, उन सबको भी ठीक तरह से अरेंज करना, उनका ख्याल रखना, एक कोऑर्डिनेशन करना, ये सारे काम मैं करती हूँ। खैर वो भी बैठ गई। उसके बाद एक और शख्स थे जो खड़े हुए, जो बड़े शक्ल से एक्सपीरियंस्ड और बड़े स्ट्रिक्ट लग रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम डेविड है, मैं वैसे तो इस कंपनी की सिक्योरिटी का काम की देखभाल किया करता हूँ कि भाई सिक्योरिटी कहाँ और कैसे और किस तरह से होती है।
लेकिन इसके अलावा मैंने इसमें पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं और मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए इस कंपनी का लॉस ना हो, क्योंकि इस कंपनी का लॉस हो तो मेरा भी लॉस होगा। तो खैर ये सब सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप लोग जाइए, लेडी मिलर को कुछ अपने सेक्रेटरी से और मेरे साथ बातें करनी है, और तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद आप शायद फिर वापस आ पाएंगे और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। मगर फिलहाल लेडी मिलर को तकरीबन 2 हफ्तों का वक्त लगेगा कि सारी चीज़ों को समझ ले और आगे का प्लान बनाकर आपको बताएं। खैर वो वहाँ से चले गए। अब उसके बाद में उन्होंने विलियम से कहना शुरू किया कि विलियम, इससे पहले कि मैं तुमसे बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बहन अपाटे को सारी बातें समझा दूं। विलियम खामोश बैठा रहा। उन्होंने अपाटे से कहा कि देखो अपाटे, ये हमने तुम पर दांव लगाया है, काफ़ी सारा है, तो तुमको अपना काम बड़ी गौर से, ख्याल से, डेडिकेशन के साथ पूरा करना है। तो अपने भाई के साथ में अगर गप्पे लगाओगी, उसके साथ में रहोगी, तुम इस कैरेक्टर में कभी जा नहीं पाओगी। लेडी मिलर के लिए उन्होंने कुछ पैसे निकाले, उसको दिए। उसने कहा कि ये पैसे तुम्हारे एडवांस के जो मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम एक अलग जगह रहोगी जहाँ से लोग तुमसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मार्गरेट को बुला लेना, उसका फ़ोन नंबर वहाँ लगा रहेगा, वो आके तुम्हारी मदद कर देगी। तुम्हारा भाई हमारे पास में सिक्योर्ड, सेफ रहेगा ठीक तरह से, लेकिन तुमको ये काम को 15 दिन के अंदर में पूरा कर लेना है। तो अपाटे उस बात को मान गई, वहाँ से वो चली गई। उसके बाद में उन्होंने विलियम से कहा कि देखो विलियम, कुछ बात समझो कि अब जैसे अपाटे को 15 दिन के बाद एक मीटिंग करनी है। उस मीटिंग में ग्लेन नाम का हमारा इन्वेस्टर होगा जो कि वेनेजुएला से आया है। वेनेजुएला दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज है, लेकिन पॉलिटिकल करप्शन और वहाँ के क्राइम की वजह से ये चीज़ें वहाँ डेवलप नहीं हुई है। लेकिन ग्लेन जो वहीं रहता है ये पैसे लगाने को तैयार है, पर जाहिर है बड़ा ख़तरनाक किस्म का आदमी भी है, तो उसको तो शक बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि लेडी मिलर नहीं है। एक बार मिल ले, पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन आप तुम समझ सकते हो कि इस पर हमारा सारा दांव लगा है। अगर तुम्हारी बहन की वजह से डर जाए, काम करने से मना कर दे, हम तो डूब ही जाएंगे ना। तो तुम्हारा काम ये है कि तुम एक तो अपाटे के ऊपर में नज़र रखोगे, ठीक है, तुमसे मिल नहीं सकते पर फ़ोन पे तो तुम बात कर ही सकते हो, तो उससे तुम उस पर नज़र रखोगे, उसको ट्रैक पे रखोगे, किस काम में अपना दिल लगाए और ठीक तरह से इस काम को करे। थोड़ा वो झिझके आगे बोलने के पहले। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, जैसे कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हारी बहन पर हमारा बहुत कुछ दांव लगा है। अगर वो काम न कर पाए, तुम्हें तो पैसे नहीं मिलेंगे, हम तो पूरी तरह से डूब ही जाएंगे। तो एक तरह से तुमको हमारे साथ में गारंटी के तौर पे, दूसरे वर्ड में होस्टेज की तरह से रहना होगा। जान का खतरा नहीं है, मगर तुम हमारे पास में रहोगे तो कम से कम तुम्हारी बहन को इस बात की फिक्र लगी रहेगी कि भाई के खातिर इस काम को वो पूरा कर ले। विलियम ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ। तो उन्होंने मार्गरेट को बुलाया, उसी बात को दोहराया, उसको भेज दिया, वो चले गए। कुछ 2 दिन निकले, उसके बाद डेविड, जो कि वो सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह हुआ करते थे, वो रॉड्रिक्स से मिलने आए। उन्होंने आते से ही कहा कि देखो भाई, ग्लेन ने तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर ये मीटिंग क्यों? तो रॉड्रिक्स उस पर चुप रहे। तो डेविड ने आगे बोलना शुरू किया, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जिस लेडी को तुमने मिलाया है ये लेडी मिलर नहीं है। वजह यह है कि पहली बात तो है कि जो उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे उसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। दूसरी बात यह कि उसने बिल्कुल भी बोलने की कोशिश नहीं की बिजनेस के बारे में, खामोश थी। इसका मतलब ये था कि उसको पता ही नहीं था कि उसको क्या बोलना है। तीसरी बात यह कि जो उसके सामने में एक्सपेंसिव वाइन रखी थी, जैसे हम सभी लोगों के सामने रखी थी, हम सभी लोगों ने उसमें से सिप लिया, इसने नहीं लिया। इसका मतलब है कि इसको उस वाइन की आदत भी नहीं थी। इसके अलावा अब लेडी मिलर तो एक बहुत बड़ा नाम है, तुमने इस बात को कितना भी छिपा के रखा होगा, लेकिन जब वो यूरोप छोड़कर इस तरह से मियामी आएगी तो कम से कम जो बिज़नेस का इनर सर्कल है, जो ख़ास लोग हैं, उनमें इस बात की ज़रूर सुगबुगाहट होगी, डिस्कशन होगा। और पिछले 2 दिन से मैं इसी बात को जानने में लगा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पहले ये बताओ कि मामला क्या है। तो खैर अब रॉड्रिक्स ने सारी बातें उनको बता दी कि क्या क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो कि मार्गरेट विलियम को अपने बातों में बहलाकर इस बात के लिए तैयार कर लेगी कि अपने वो बहन के खिलाफ काम करे। भाई जाहिर सी बात है, वो डील करने जा रही है ग्लेन से, जो कि क्रिमिनल है। अब ग्लेन उसको तो वेनेजुएला भी ले जाना चाहेगा, तो ऐसे तो जाएगी नहीं, भाई के कहने पर ही वो जाएगी। दूसरी बात है कि उसके पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी है जो तुमने उसको दे रखी है, तो उसका भाई ही वो वहाँ से निकाल कर लाएगा। तो भाई एक इस तरह का है, तो वो बहन के साथ गद्दारी कैसे करेगा? और दूसरी बात यह है कि मार्गरेट जिसके साथ में वो होस्टेज की तरह से रहता है, उसकी बात को कैसे मान जाएगी? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी दूसरी बात का जवाब मैं सबसे पहले देता हूँ
कि वो होस्टेज की तरह से, तो कैसे मान जाएगी। उन्होंने वही जो स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात थी वो समझा के बताई। उन्होंने कहा कि ये हो चुका है इसके पहले भी, अभी भी हो सकता है। मार्गरेट अपने अगर ऐसी दर्द भरी कहानी उसको सुनाएगी तो वो पिघल जाएगा, वो इस बात को मान जाएगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि वो बहन से गद्दारी करने के लिए कैसे तैयार होगा। तो देखो इसके लिए ऐसा है कि अब मैं उसी को यहाँ बुलवाए देता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ, क्योंकि मार्गरेट ने मुझसे कॉल करके कहा था कि उसने जो कुछ कहा है उसको वो मानने के लिए तैयार हो गया है। तो जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो उसके सामने ही बातचीत हो जाती है। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ एक आध दिन निकला, उसके बाद में उन्होंने विलियम को बुलाया मार्गरेट के साथ में, वहाँ डेविड भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि कहो भाई विलियम, मार्गरेट कह रही थी कि तुम हमारे साथ काम करने तैयार हो, तुम्हारा कहना क्या है। तो विलियम ने कहना शुरू किया कि देखिए मार्गरेट खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन इसके खूबसूरती का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, इस तरह के ग्लैमरस लोगों को मैंने पहले भी देखा है। आप मुझे कुछ ऐसी बात बताइए जो कि मैं नहीं जानता हूँ। तो उस पर रॉड्रिक्स ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वही बात बताता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहली बात तो ऐसी है कि तुम बनना चाहते थे एक्टर, तुम कभी भी एक्टर नहीं बन पाए, क्योंकि तुम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि सिर्फ खूबसूरत होने से इंसान एक्टर नहीं बन जाता, उसमें टैलेंट भी होना चाहिए। इससे बढ़कर बात यह है कि तुम अपने बहन के बारे में जीलस हो गए, तुमको जलन होने लगी। उसकी वजह ये थी कि सारी इंडस्ट्री तुम्हारी बहन की तारीफ़ करती है, ठीक है, ऑर्डिनरी लुक की है, बॉडी डबल का काम करती है, लोगों की मदद करती है, और तुम उसके टुकड़ों पे पलते हो, तो तुमको इस वजह से उससे जलन होती चली गई है। इसके अलावा तुम कई बार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती के बारे में बड़ाई मारते देखे गए हो, लेकिन तुमको अपने बहन के साथ में पब्लिक अपीयरेंस में शर्म आती है, क्योंकि बड़ी वो ऑर्डिनरी लुक की है। तो इससे भी एक तुम्हारे और तुम्हारे बहन के बीच में एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है, ये दिखाई पड़ता है। तो देखो, अगर एपैटे इस काम को पूरा कर लेती है, चाहे उसको जेल ही क्यों ना जाना पड़े फ्रॉड के इल्ज़ाम में, तब भी तुम तो एक्टर बन ही जाओगे, क्योंकि जो पैसा उसको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, मार्गरेट के कहने पर तो नहीं, मगर इस तरह से तुम इस काम के लिए तो तैयार हो ही जाओगे। तो विलियम खामोश रहा। तो उन्होंने फिर उससे कहा मार्गरेट से, किसको लेके जाओ, इस काम के लिए तैयार कर लो। मार्गरेट ने कहा ठीक है, उसको लेकर वो चली गई। कुछ 2-3 दिन और निकले, डेविड फिर से रॉड्रिक्स से मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा कि देखो, इस प्लान के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सोचा है, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, क्योंकि ठीक है, अगर ये एपैटे वेनेजुएला चली भी जाती है उस ग्लेन के साथ, इस विलियम के खातिर, और हम ये भी मान के चलते हैं कि ग्लेन वहाँ पर इसकी चोरी को पकड़ लेता है, जो कि पकड़ ही लेगा, वो तो बहुत ज़्यादा होशियार है, तो उसमें मुश्किल ये हो जाएगी कि वो इसको इस तरह से नहीं जाने देगा, इससे सारी बातें निकलवाएगा। और तुम इसके सामने सारी बातें बता चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इसके पास तो है ही, तो हम सारे लोग मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि फ्रॉड में तो हम लोग भी फंसेंगे। ऐसी शक्ल में क्या किया जाए। तो उस पर रॉड्रिक्स ने उससे पूछा डेविड से कि तुम क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि अभी जो कुछ तुम कर रहे हो, इसके पहले तुम बहुत कुछ कर चुके हो। मैंने कुछ 3-4 दिनों में और भी तफ्तीश की है। तुमने पैसों के बारे में इस कंपनी के अंदर में काफ़ी हेरा फेरी की थी, ये पता लेडी मिलर को चल गया था। वो तुम्हारे अगेंस्ट इंक्वायरी करने ही जा रही थी कि तुमने वहाँ पर उसका एक एक्सीडेंट स्टेज करवा दिया, उसमें उसको मरवा दिया, उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि जिस तरह से उसकी मौत हुई थी, उसी तरह से अब एपैटे की भी मौत होने जा रही है, क्योंकि उसको ज़िंदा रखने का रिस्क तुम नहीं ले सकते। लेकिन जो मेरा दूसरा गेसिंग है वो ये है कि इस काम के लिए विलियम कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी बहन जेल जाए ये बात तो वो सहन कर सकता है, लेकिन जैसे ही एपैटे की मौत है या वो मरने जा रही ये उसको पता चले, वो साफ इनकार कर देगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो दोनों गेसिंग्स है ये दोनों गलत है। पहली बात तो ये कि एपैटे को नहीं मारा जा सकता, उसकी वजह यह कि अगर वो मर जाएगी, लेडी मिलर की भी मौत मरेगी, तब भी इंक्वायरी होगी और हम सारे लोग मुश्किल में आ जाएंगे। इसको जीना पड़ेगा। अब सवाल यह कि जिएगी कैसे, और अगर ये जीती है तो पुलिस इसको पकड़ लेगी, तो सारी बातें बता देगी, तब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसके बारे में मैंने डिटेल्स निकाले हैं पहले से। एपैटे के दिमाग में बचपन से ही कुछ केमिकल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, उसको एक लाइट ड्रग दिया जाता है जिसके भरोसे वो ज़िंदा रहती है। अब हम ये करेंगे कि इसको मेथाम्फेटामाइन नाम का एक जो ड्रग है वो देंगे। इससे ये होगा कि इसके दिमाग में जो इसकी मेमोरी है उस पर उसका उल्टा इफ़ेक्ट होगा। ये ड्रग आमतौर पे वो लोग लेते हैं जो कि किस तरह के डिप्रेशन से जाते हैं।
अब भाई इसका जो सेक्रेटरी है वो इसी का भाई विलियम है। तो जब ये सेक्रेटरी की तरफ से ये बयान देगा कि इस तरह से ड्रग्स लिया करती थी, इसने पैसे कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिए, जो पैसे इसके डूब गए। अब एक तो पैसा डूब गया, वो पैसा हमारे पास है, तो वो इंक्वायरी तो वहीं रुक जाएगी। और दूसरी बात ये कि इस ड्रग की वजह से ये पूरी तरह से अपने मेमोरी को खो देगी, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इसका बाकी का वक्त हॉस्पिटल में जाएगा, इसको एक जगह पर कैद करके रखा जाएगा जब तक इसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती। मेमोरी इसकी वापस नहीं आएगी, और आने के बाद चाहे जो भी कुछ कहे, इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लोग इसको पागल समझेंगे। तो उस पर उसने कहा, डेविड ने, लेकिन इन सारी बातों का दारो मदार तो इसी बात पर है कि इसका भाई इसके अगेंस्ट में काम करने के लिए तैयार हो जाए। वो तो इस तरह से तैयार नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में एक पत्ता अब भी बाकी है, वो तैयार हो जाएगा। उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवाई, उसमें मार्गरेट, विलियम, डेविड और रॉड्रिक सब बैठे हुए थे। अब उन्होंने विलियम से पूछा कि देखो विलियम, जो कुछ कहा जा रहा है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो विलियम ने कहा कि हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इससे मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं एक्टर बनने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस प्लान को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। उन्होंने पूरी बात समझा के बताई कि अगर एपाटे किसी तरह से पुलिस के हाथ में पड़ जाती है, जो कुछ होता है, तो सारे ही पकड़े जाएंगे। फ़र्ज़ करो कि जो पैसा हमारे पास मिलता है, इसके 4 हिस्से होते हैं, चौथा हिस्सा तुम्हारे हाथ में आता है, बाकी तो हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो ये भी पैसा काफ़ी सारा होगा, और इतना वक्त मिल जाएगा कि इस पैसे को लेकर तुम यहाँ से बहुत दूर जा सको। बदले में तुम्हारी बहन अपनी मेमोरी को खो देगी, उसको ऐसा ड्रग्स दिया जाएगा कि जिससे कि उसकी याददाश्त चली जाए। तुम्हें करना ये है कि उसके पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो रखी हुई है उसको निकाल के लाना है, प्लस तुमको ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी लेडी मिलर के सेक्रेटरी के तौर पर कि उसको इस तरह से डिप्रेशन था और वो उस ड्रग्स को लिया करती थी, उसी के इफेक्ट की वजह से उसकी मेमोरी चली गई है। तो विलियम खामोश रहा। उसने कहा ठीक है, अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो कि किया जाए या नहीं, तो मैं तुम्हारी मेमोरी को और ताज़ा किए देता हूँ। थोड़ा पीछे को जाते हैं। तुम्हारी माँ ने बहुत पहले एक शादी की थी जिसकी बेटी अपाटे थी। उस हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके तकरीबन 1 साल के बाद तुम्हारे फादर, जो कि काफ़ी खूबसूरत थे, उससे उसने शादी कर ली। तुम्हारे फादर एक्टर बनना चाहते थे, वैसे नहीं बन पा रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ का काफ़ी नाम था जैनेट का फिल्म इंडस्ट्री में, एक बॉडी कोऑर्डिनेटर की तरह से, डबल बॉडी कोऑर्डिनेटर की तरह से। तो तुम्हारे फादर ने उसके साथ शादी कर ली। उनकी ज़िंदगी उस तरह से कटती रही, लेकिन वो कभी बड़े एक्टर बन नहीं पाए, छोटा मोटा रोल उनको मिलता रहा। अब जब ये बात काफ़ी बढ़ गई और तुम बड़े हुए, तकरीबन कुछ 18-19 साल के, तब तुम्हारी समझ में ये आया कि मेरे फादर इतने दिनों तक के यहाँ रहने के बावजूद भी एक्टर नहीं बन पाए, मैं कैसे बनूंगा। दूसरी बात है कि अपने माँ से भी तुमको चिढ़ थी। उसकी वजह ये थी कि कई बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर से वो पूरे पैसे चार्ज नहीं करती, कभी तुमको रिकमेंड नहीं करती। लेकिन तुम्हारी माँ ने एक होशियारी की थी। वो होशियारी ये कि उसको पता था कि उसकी बेटी एपाटे को इस तरह से मेंटल प्रॉब्लम है, इशू है। उसको सेफ करने के लिए उसके नाम से उसने एक बहुत बड़ी पॉलिसी बना रखी थी कि अगर उसका मेंटल बैलेंस चला जाए या उसकी किसी वजह से मौत हो जाए तो सारा पैसा मिल जाएगा, और वो पैसे से अगर वो ज़िंदा रहती है तो उसकी देखभाल की जाएगी, और मर जाती है तो पैसा फैमिली के काम में आएगा। अब वो जो शूट होने वाला था उसमें एपाटे को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन तुमने यूँ किया कि वो जो पिस्तौल थी उसमें असली गोली को नकली गोली की जगह डाल दिया। शूट का प्लान चेंज हो गया। तुम्हारे फादर को वहाँ खड़ा रहना पड़ा। तुम वहाँ थे ही नहीं, अपने आप को बचाने के लिए तुम वहाँ से जा चुके थे, लेकिन उस चक्कर में तुम्हारे फादर की मौत हो गई। तुम्हारा गुस्सा एपाटे के लिए और ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर ये राज एपाटे को बता दिया जाए तो वो तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा बर्ताव करेगी, तुमसे बदला लेगी, तुम जेल भी पहुंच जाओगे, और वैसे भी तुम्हारे दिमाग में उसके लिए काफ़ी जलन है। तो एक तरफ अगर तुम खामोश रहते हो तो एपाटे का जो होगा वो होगा, लेकिन तुम्हारा तो काफ़ी भला होगा। अगर तुम अपना मुंह खोलते हो तो जिस बहन से तुम इतना जलते आए हो अब तक के, जिससे इतना तुम नफरत पाले हुए हो, वो ज़िंदगी भर तुम्हारे पीछे लगी रहेगी। तुम क्या कहते हो? तो विलियम उस बात के लिए तैयार हो गया। खैर सारा प्रोग्राम सेट हो गया। कहा गया कि भाई कल वो जो सारा पैसा है ग्लेन का वो यहाँ आ जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा, और उसके बाद में चारों आपस में बांट लेंगे। एपाटे को उस तरह से ड्रग दे दिया जाएगा और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करके ये चारों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अगले दिन वहाँ पुलिस पहुँच गई, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। विलियम को समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है।
जब वो जेल में एक कस्टडी रूम में अकेला बैठा हुआ था तो उससे मिलने के लिए सामंत था, वही सामंत था जो हमेशा खामोश रहा करती थी, उदास रहती थी, जो रिकॉर्ड्स और बाकी के चीज़ों को देखा करती थी। तो वहाँ पर आई, उसने विलियम से कहा कि देखो विलियम, मैं भी ग्रीक हूँ और मैंने भी उस अपाटे गॉडेस की स्टोरी को पढ़ा हुआ है। अपाटे के साथ तो खैर जो गॉडेस थी उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह वही थी, लीमा सिंड्रोम, कि जिसमें जो होस्टेजेस थे उससे जो उसके होस्टेज कीपर थे उनको एक हमदर्दी पैदा हो गई थी। ऐसी हमदर्दी मेरे अंदर भी पैदा हो गई। क्यों? उसकी वजह यह थी कि जब मैंने उस मीटिंग में पैसे की डिमांड की थी और मुझे मना कर दिया गया था, तब अपाटे ने मुझसे आके पूछा था कि मामला क्या है। भाई मेरा अपना बेटा हॉस्पिटलाइज था, उसकी सर्जरी होने जा रही थी और उसके लिए पैसे देने ज़रूरी थे, न होते थे तो शायद उसकी जान का खतरा था। अपाटे ने जितना भी पैसा उसको दिया गया था, सारा का सारा पैसा तभी के तभी मुझे दे दिया। और तभी मुझे शक हुआ कि ये लेडी मिलर नहीं है, होती तो ऐसा बर्ताव नहीं करती। मैंने तुम लोगों पे नज़र रखी, तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, जो कि मेरा काम भी है, इस तरह काम मैं कर सकती हूँ। और जब मुझे पता चला उसकी जान को खतरा है तो मैंने ये बात अपाटे को बताई, पुलिस को बताई, पुलिस ने तुमको गिरफ्तार कर लिया। अब जो भी पैसा इसके पहले उसने ग्लेन ने दिया था वो सारा पैसा लेकर, क्योंकि जिस तरह से मैं अकाउंट्स वगैरह मैनेज करती हूँ, पैसे तक मेरी पहुँच तो है ही, और तुम लोग तो जेल में हो, अभी तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। वो पैसा और अपाटे को लेकर इस देश को ही छोड़ के मैं जा रही हूँ। कहाँ? तुमको नहीं पता। तुमको पहले जेल से निकलना होगा, फिर ग्लेन से बचना होगा और उसके बाद हमको ढूंढने का काम करना होगा, जो कि तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। तो जिस तरह से उस अपाटे के साथ हुआ था, गॉडेस के साथ, इस अपाटे के साथ अब नहीं होगा। तो ऐसा सारा किस्सा, आपके जो भी सवाल हो यहाँ रख के उनके जवाब आपको देता हूँ।